स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लिक फ्यूचर। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे यूजीसी नेट 2023 दिसंबर के एग्ज़ाम के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं किस पेज में था मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स मैं इस पेज पे था और यहाँ तक आप जान चुके थे कि अगर आप एक बिलो कट ऑफ के नीचे लाते हो तो आपका पेपर इवेलुएट नहीं होगा, और मेरिट में आने के लिए आपको 60 से 70% स्कोर लाना होगा। इसका मतलब है कि 50 में से आपको 30 to 35 क्वेश्चंस करेक्ट करने ही होंगे। मिनिमम 30 to 35 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे 50 क्वेश्चन में से, तभी आपके चांसेस हैं कि आप पेपर 1 क्वालिफाई करो। और अगर पेपर 1 आपने इतने मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया तो आप पेपर 2 में भी अगर 55% लाते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। देयर इज नो फिक्स्ड बुक और लिमिटेड स्टडी फॉर पेपर 1। पेपर 1 जो है उसकी कोई फिक्स्ड बुक नहीं है, उसकी कोई एक किताब नहीं बनी जिससे आप पढ़ के फॉलो करके आप पूरा एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके तैयारी के लिए जो आपका स्टूडेंट जो एक पेरिफेरी ऑफ नॉलेज है, आपने जो अपने बचपन से लेकर आज तक जो बनाया है, ओके, जो आप अपने बुक से सीखे हो, जो अपने आसपास से सीखे हो, जो अपने इन्वायरमेंट से सीखे हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, ओके। इसके बाद आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिकल रेशियोज़ है, परसेंटेज है, जो क्लास 8, 9, 10 का जो मैथमेटिक लेवल होता है वो पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग आपको देखनी पड़ेगी, ओके। तो आपके जो 10 यूनिट्स हैं पूरे सिलेबस में से आपको सारे यूनिट्स को तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है, इसमें कंप्यूटर भी है, इन्वायरमेंट और पोल्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है वो एक बहुत बड़े लेवल पे जाकर तैयारी करनी है, जिसका कि कोई आप कह सकते हो एक फिक्स्ड ब्रैकेट नहीं है, आप उसको एक किताब में नहीं रख सकते हो। आपको तैयारी करने के लिए इसके ऊपर रिसर्च करना होगा, आपको नेट के ऊपर मटेरियल फाइंड आउट करना होगा, आपको नोट्स बनाने होंगे, आपको वेरियस सोर्सेज से नोट्स निकालने होंगे, आपको स्टडी मटेरियल को खुद से रेडी करना होगा। और अगर स्टडी मटेरियल आपको रेडी करने में तकलीफ हो रही है तो मुझे लिखो, मैं आपको स्टडी मटेरियल बना करके आपको स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, ओके। और आप हमारे ट्रेनिंग या कोचिंग का हिस्सा बनोगे। इसमें आपको गारंटी रहेगा कि आप यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो आपको क्वालिफाई मैं करवा के दूंगा, ये एश्योरेंस रहेगा, क्योंकि आप जिस तरीके की तैयारी करते हो, जैसा स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसी पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है। तो मटेरियल और जो पढ़ाई का जो कंटेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में ही रहना चाहिए। जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और जो आपकी कंटेंट होनी चाहिए वो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब ये है कि आप जो आइडेंटिफाइड सोर्सेज हैं या जो इररिलेवेंट सोर्सेज हैं, जो इररिलेवेंट मटेरियल है, उसको ना आप पकड़ के आप उसको ना लेकर के रादर जो टू द पॉइंट स्टडी है वो करें। एक परफेक्ट अपना ऐसा आप रिसर्च वर्क करें, ऐसा फाइंड आउट करें, कोई आपको ऐसा गाइड करे जो कि बिल्कुल टारगेटिंग हो, जो आपके टारगेट को हिट कर सके। आपके जो क्वेश्चंस जिस तरीके पैटर्न पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको अगर तैयारी करा के अटेंड कराया जाए तो इससे बेहतर बात आपके लिए और क्या हो सकती है। क्योंकि जो पेपर 1 है वो बहुत टिपिकल होता है, वो बहुत क्रिटिकल होता है, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं, ओके। और आपका टाइम टेकिंग भी रहता है, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मिनिमम, मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर में। मतलब आपको अगर जो 3 घंटे का टाइम है, आप अगर पेपर 1 में ज़्यादा देते हैं तो पेपर 2 आपका मिस हो जाएगा। इसलिए आपको 1 घंटे में चाहिए कि 60 मिनट्स में मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। इसके लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। तो डीआई कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, इसकी भी तैयारी होती है, क्योंकि ये तो ऐसे चीज़ें हैं जिनमें अगर आपने कर दिया सही तो आपको 10 में 10 मार्क्स, 10 में 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मतलब 20 के 20 मार्क्स आपको यू कैन स्कोर। यू हैव टू मेक ओन नोट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड रिसर्च वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पेरिफेरी ऑफ नॉलेज है वही आपको काम आएगा एट द एंड ऑफ द डे। जो आपने आज तक सीखा हुआ है आपको बहुत वास्ट लेवल पे जाकर के नोट्स बनानी पड़ेगी, आपको वेरियस सोर्सेज को खंगालना होगा, आपको बैठ करके पेपर पे पेपर आपको लिखने होंगे, और आपको हर टॉपिक पे, हर यूनिट से जहाँ से भी आपको नोट्स मिलते हैं, जो इस तरह से रिलेटेड नोट्स होंगे, जो आप समझते हो कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उसको फॉलो करके आपको पता लगता है कि पैटर्न क्या है, आप उस हिसाब से नोट्स बना सकते हो। लेकिन सिर्फ
पिछले साल के क्वेश्चंस को फॉलो करना, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें सॉल्व करने बैठ जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं वो कभी भी पहले सॉल्व नहीं करने चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि वो पहले सॉल्व करके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और सिर्फ वही सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा एक एक यूनिट का, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए 10 साल पहले का, वो आपका काम कर जाएगा। 6 मंथ्स टू 1 ईयर एक आइडल टाइम होता है प्रिपरेशन का। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाले 2 महीने में आपको स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करनी होगी, आपको मिनिमम 14 से 15 घंटे पढ़नी होगी। ओके, और अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ सकता है। ज़्यादा स्ट्रेच मत करो, पेपर 1 के लिए आओ, और पेपर 1 में अगर आप ज़्यादा अच्छे स्कोर लेके आते हो तो पेपर 2 जो आपका पेपर है उसमें आप हल्का फुल्का 50 से 60% ला के भी मैनेज कर सकते हो। पर पेपर 1 में जो है 60 to 70% स्कोर आना ही चाहिए, क्योंकि इसी में कट ऑफ डिसाइड होता है स्टूडेंट्स। ओके, आप DI प्रैक्टिस करो, ओके, और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट होता है और इसमें स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। ओके, DI क्वेश्चंस ऑन डाटा टेबल विल बी टफ एंड टाइम टेकिंग विथ रोबस्ट कैलकुलेशन। 2 लेवल पॉइंट तक कैलकुलेशन होता है, 2 पॉइंट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेशन जाती है इसकी, मतलब आपको डिवाइड करते करते 2 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद 2 अंक और जाने पड़ेंगे तब आपको आंसर मिलेगा। तो ये टाइम टेकिंग होता है, ये डिफिकल्ट होता है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, आपको खुद से कैलकुलेट करना है होता है, इसलिए पहले से आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। DI डिसाइड्स योर सिलेक्शन और रिजेक्शन। स्टूडेंट्स, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, वीक है, अगर मैं कहीं लड़खड़ा रहा हूँ या हिंदी शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ मुझे क्षमा करेंगे। ओके, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल पोर्शंस, नो पोर्शन और सेक्शन यू कैन से इज मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, ऑल सेक्शंस ऑफ द सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर स्मार्ट विथ समवन हु नोज द एग्जाम ट्रेंड। तो इसके साथ तैयारी करो जहाँ पे आपको ट्रेंड बताया जाए, क्वेश्चंस के पैटर्न बताए जाए, सब्जेक्ट टॉपिक्स अच्छे से डील की जाए, और जो आपको गाइड, आपको कोच कर सके एफिशिएंटली, स्मार्टली एंड स्ट्रैटेजिकली। ओके, preparation should be given or to be obtained from someone who has already qualified at exam। तो पता लगता है कि आप पानी में कूद करके अगर आप तैरे हो तो पानी कितना गहरा है, कितने गहराई में जाके आपको तैरना है और कैसे सक्सेस होकर बाहर आना है, तो वो वही बता सकता है जो पहले से तैर चुका है। ओके, तो नेट की तैयारी उसी से करनी चाहिए जो नेट क्वालिफाइड है। आप पैसा वहीं खर्च करो, आप मेरे ऊपर खर्च करो या किसी और के ऊपर खर्च करो, लेकिन वहीं खर्च करो जहां आपको लगे कि ये बंदा उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो आपको बताएगा सही चीज़ क्या है उस एग्ज़ाम के बारे में, उसको सही जानकारी होगी। नेट इज़ अ टफ एग्जाम एंड इट रिक्वायर्स हार्ड एंड स्मार्ट प्रिपरेशन। ये किसी से कम नहीं होता, ये UPSC लेवल या फिर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग कह लो, ओके, किसी एग्ज़ाम लेवल से ये कम नहीं होता, बल्कि UPSC के लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। काफ़ी लोग इसमें अपियर होते हैं, लाखों लाख लोग स्टूडेंट्स देश भर से इसमें अपियर होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसलिए इसका दायरा बढ़ जाता है कैंडिडेट्स का। अगर नंबर का बात किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ people appearing in this exam is further more than any other examination at the national level, because it has no age limitation, anyone can apply up to any age to become assistant professor। और नेट क्वालिफाई लोग इसलिए करना चाहते हैं कि वो किसी भी एज में पढ़ा सकें। आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करो, मेरे चैनल को देखो, और UGC नेट का अगर आपको तैयारी करना है तो आप स्क्रीन पे जो अमाउंट है आप इसको नोट करो, और आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इसके लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। माई गाइडेंस विल गेट यू सक्सेस फॉर श्योर, नो गिमिक। मैं कोई बकवास गिमिक या फिर कोई दिखावा नहीं करता, नो फॉल्स कमिटमेंट्स। ओके, तैयारी आपको करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको कोच करूंगा, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, उसका क्या दायरा रहेगा, क्या नेचर रहेगा आपके तैयारी का, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे आपको टाइम को डिवाइड करना है, दिन को, शाम को, सुबह को आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, किस टॉपिक में आपको सिर्फ नोट बना के रट्टे मारने हैं, किस टॉपिक को आपको कैसे डेप्थ में जाके पढ़ाई करनी है, किसको ऊपर से पढ़ाई करनी है, किस लेवल का क्वेश्चन कहाँ ट्रिकी रहेगा, DI और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो जब ये पूरे 10 यूनिट्स आप एक अच्छे गाइडेंस लोगे ना, और उसमें से क्वेश्चन आपको पता रहेगा कि उसकी उतार चढ़ाव क्या है, उसका टेम्पो क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ओके, उसमें से आने वाला आवाज़ कैसा आपको महसूस हो रहा है, जब आप उस आवाज़ को पकड़ लोगे तब आप उस आवाज़ के साथ खेल सकते हो।
कहने का मतलब ये है कि यू विल बी कॉन्फिडेंट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर गेटिंग ए गुड गाइडेंस। तो गाइडेंस जो है ना वो सही चुनो। ओके, तो इसमें आप फंसना नहीं, बिल्कुल पैसे हर जगह नहीं लगाने हैं आपको। ओके, हर बोलने वाला तोता सच्चा नहीं होता। ओके, और हर कहते हैं ना हर बोलने वाला पक्षी जो है वो तोता नहीं होता, और हर बोलने वाला इंसान वो सच्चा नहीं होता। तो सच्चाई को आपको पहचानना है, आपको गिमिक में नहीं पड़ना है, आपको किसी के फॉल्स कमिटमेंट में नहीं जाना है। ओके, यूजीसी नेट का सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेबस अगर आप देखोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक टीचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स का एडोलेसेंस पीरियड में, एडल्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या उनके फीचर्स होने चाहिए। ओके, एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, क्या वो एक ओरेटर होना चाहिए या उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, उसको रिसर्च करना चाहिए, कैसे उसको पढ़ाना चाहिए, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग क्या क्या होते हैं। जैसे मान लो कि टीचर का एक फैक्टर है कि टीचर जो है वो बहुत क्वालिफाइड बैकग्राउंड से बिलोंग करता है लेकिन इंडस्ट्रियल से एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो अफेक्ट करेगा? हाँ, जरूर वो अफेक्ट करेगा। तो क्या फैक्टर्स हैं टीचर के, क्या फैक्टर है लर्नर के, लर्नर कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, ओके, किस तरह की फैमिली से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी डेमोग्राफी क्या है, ये स्टडी करनी पड़ती है, उनका एज कैटेगरी क्या है, सपोर्ट मटेरियल क्या लगेंगे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। आप क्लासेस में या इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ाते हो तो क्या टीचिंग एड यूज़ करते हो। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स आप कहाँ तक अवेयर हैं। स्वयं प्रभा मूक्स जो आज अपने गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन साइट्स हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज कराती हैं उसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब जो एक टीचर के अंदर एक एप्टीट्यूड होनी चाहिए वो पोर्शंस आपको कवर करने होंगे। इसके बाद आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कवर करने होंगे। ओके, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा रहता है। इवैल्यूएशन सिस्टम का मतलब है कि असेसमेंट और एग्जामिनेशन, वो सिस्टम क्या है आज अपने देश में वो आपको देखना है। ओके, इसके बाद हायर एजुकेशन में कंप्यूटर की क्या यूजेस है वो आपको देखना है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी आपको जाननी है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आना है आपको यूनिट 2। रिसर्च एप्टीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि इसीलिए आप नेट दे रहे हो, क्योंकि जेआरएफ जो क्वालिफाई करेंगे वो सीधा रिसर्च में जाएंगे, जो जेआरएफ में जाएंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाएंगे। तो जेआरएफ के लिए और नेट के लिए दोनों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है इसमें से 5 क्वेश्चन आपको जरूर रहते ही रहते हैं। रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च क्या होता है, पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है रिसर्च में, मेथड ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। आप बिल्कुल नए हैं इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी ये चीज़ें, मैं आपको गाइड करूंगा इसके लिए। स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं, रिसर्च कैसे कैरी ऑन होते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, थेसिस राइटिंग क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स क्या होता है। ओके, एपीए स्टाइल होता है और भी स्टाइल्स होते हैं। ओके, तो क्या होते हैं, कैसे रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस को कैसे मेंशन करते हैं, कंप्यूटर का कैसे यूज़ होता है रिसर्च वर्क में। जो सर्च आप करते हो वो नॉर्मल गूगल पे जाकर आप सर्च नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एडवांस्ड सर्च की ज़रूरत है। स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है। ओके, तो काफ़ी सारे साइट्स है जहाँ पे आप पेपर पब्लिश करते हो, वहाँ पे से भी आप पेपर डाउनलोड करते हो। तो हाउ डू यू यूज़ योर कंप्यूटर नॉलेज फॉर द रिसर्च वर्क, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रिसर्च एथिक्स क्या क्या है, क्या क्या एथिक्स होने चाहिए, यूनिट 2 आपका रहेगा। यूनिट 3 आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा जिसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा और आपको उसमें से 5 क्वेश्चंस के जवाब देने रहेंगे। ये बहुत ट्रिकी रहता है स्टूडेंट, आसान नहीं रहता ये मैं सोचूं कि बस मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूंगा और उसको फिर मैं जवाब दे सकूंगा। कम्युनिकेशन मतलब व्हाट इज द कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक सॉफ्ट स्किल का पोर्शन आएगा आपको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या क्या गुण रहता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरसेलुलर एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बेसिकली क्लासरूम में कैसे कम्युनिकेट करते हैं टीचर स्टूडेंट आपस में, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बैरियर्स क्या क्या होता है कम्युनिकेशन में, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो यहाँ कम्युनिकेशन से थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं पर फिर भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन रहेगा इस पोर्शन से। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चंस रहेंगे 3-4 क्वेश्चन। इसमें रीजनिंग क्या क्या होते हैं, कैसे रीजनिंग आपको पढ़ना है। एक नंबर रीजनिंग होता है, एक न्यूमेरिकल रीजनिंग जिसको कि आप कह सकते हो, और इसके बाद आप एक अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग होता है। ओके, ऑर्डर आपको आएगा, नंबर सीरीज आएगा, ओके, लेटर सीरीज आएगा, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स आ सकता है। तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, जो बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये पार्ट आसान रहता है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो मैं आपको बता रहा था क्लास 8 to 10 के लिए आपको मैथमेटिक्स कवर करना पड़ेगा।
अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से कवर करना है यूजीसी नेट के लिए। तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप मान के चलो कि लॉजिकल रीजनिंग से कम 7 से 8 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप डिडक्टिव रीजनिंग है, वेन डायग्राम है, एनालॉगीज है, ओके, इसके बाद साइलोगिज्म है, ओके, देन यू हैव परसेप्शन, इन्फ्रेंसेस, कंपैरिजंस, ओके, वर्बल टेस्टिमोनी, इम्प्लीकेशंस, नॉन एप्रीहेंशंस, ओके, इन्फ्रेंसेस है, इनवेरिएबल रिलेशन है, और फैलासीज ऑफ इन्फ्रेंसेस है। तो ये जो है ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ये काफ़ी ट्रिकी पोर्शन होता है स्टूडेंट्स। लॉजिकल रीजनिंग ये किसी क्लरिकल एग्जाम वाला लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता, इसकी लेवल बहुत हाई होती है, ओके। इसको बिना तैयारी के हुए आप अटेंड नहीं कर सकते, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा डीप, और ये किसी भी बुक में आप सोचोगे एक जगह मिल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, और वेरियस सोर्सेज से आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसकी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। डाटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पास क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। आपको एक टेबल दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, और आपको मैंने बताया था कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको इवैल्यूएट करना होता है, तब आप सही आंसर दे पाओगे। तुक्का मारोगे नहीं हो पाएगा, मैं बता देता हूँ, आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन जो है उसी में सिलेक्शन होती है लोगों की, ओके। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो सबसे पहले इसी को बनाते हैं, ओके, और कॉम्प्रिहेंशन को बनाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है, और मैंने भी सबसे पहले अपने पेपर में इसी को बनाया था, पेपर 1 में, क्योंकि मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा कमांड था, और इसके बाद मैंने कॉम्प्रिहेंशन अटेंड किया था, एंड आई वाज वेरी मच श्योर कि मुझे 10 के 10 क्वेश्चन में से 20 मार्क्स आएंगे, और मैं श्योर था, और मेरा वही हुआ था। सारे क्वेश्चन इस पोर्शन से मेरे सही हुए थे। तो अगर आप ये 2 पोर्शन सही करते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे कैंडिडेट्स, वेरियस कैंडिडेट्स, मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स, और कह सकते हो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो तुक्केबाजी में जाते हैं, ओके। कॉम्प्रिहेंशन ये सोच के जाते हैं कि हम अटेंड कर लेंगे, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, रीडिंग रिक्वायर्ड होती है वहाँ 2-3 बार, और उतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप बार बार रीडिंग करो। तो कैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करनी है, कैसे डाटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी करनी है, ये मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा, राजेश रंजन सर बताएंगे आपको, ओके। यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, जो कंप्यूटर का पोर्शन है, इसमें जनरल एब्रीविएशन, टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस, ओके। ये पोर्शन से क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका, okay. Then other important portion is people development and environment. This is connected with the environment, okay. Environment, pollution, major summits, major conferences, okay, on various climatic meetings, okay, and various renewable and non-renewable sources of energy. So where various environmental issues will be discussed here, and human and environmental interaction you have to study, okay. Development and environment, millennium development and sustainable development goals. What are the development goals of the government of India for next 10 years or 20 years? What are the sustainable development goals in the renewable and non-renewable energy sources? Climate change क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है उसके, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इस पे क्वेश्चंस रहता है। जैसे आपका SO2 है, NO2 है, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब क्या हार्म करते हैं आपके हेल्थ को, इसमें से क्वेश्चन रहेगा, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हार्म करता है, क्या बीमारी पैदा करता है, ये रहेगा। नेचुरल गैस, बायोगैस, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, हाइड्रो, जियोथर्मल, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर पे क्वेश्चन आपको रहेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एक्ट्स, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, जो समिट हुआ है, ओके, जो कन्वेंशंस हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो कन्वेंशंस हुए हैं, जो समिट हुए हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन रहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो दिस पार्ट इज completely concerned with the environment and the concerned knowledge about the environment, the major protocols, the major you can say the agreements, okay, the major summits, conventions, okay. You have to study along with the pollutants. What are the major pollutants, okay. सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन, शहरी पॉल्यूशन किस चीज़ से आता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन खेतों से किस चीज़ से आता है, क्या प्रोडक्ट रहता है उसमें, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। हायर एजुकेशन सिस्टम इज
अनदर यूनिट विच इज़ यूनिट 10। ओके, तो आप जिस चीज़ के लिए जाना चाह रहे हो उसके बारे में थोड़ी तो आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हायर एजुकेशन सिस्टम को क्या वैल्यू दी गई है, क्यों, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर में आते हैं, IITs, NITs, कितने हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी कब सेटल हुआ है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी रही है सालों से, इसको आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना होगा। ओके, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कितने लेवल में कब इवोल्यूशन हुआ है। ओके, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में जा करके किस कॉन्स्टिट्यूशन के एक पोर्शन में, सेक्शन में एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है, वहाँ का क्या कहा गया है, क्या लिखा हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, क्या है दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन, इसको आपको प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के अंतर्गत इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी 5 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। ओके, कैसे ये इवॉल्यूट हुआ है और किस तरीके से आज हायर एजुकेशन सिस्टम इम्पैक्ट करता है किसी के लाइफ को। तो ये 10 यूनिट में से क्वेश्चन आपको रहेंगे स्टूडेंट्स। 50 क्वेश्चन कम से कम आपको रहना ही रहना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन का ही पेपर है मैक्सिमम। ओके, 50 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पेपर 2 में होंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आज जो है पैटर्न वो यही है, पर यूजीसी का कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कब उनका पैटर्न चेंज हो जाए। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 50 हैं पेपर 1 में। ओके, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस वो पेपर 2 में होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 50 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, 50 क्वेश्चन से कम नहीं कर सकते हैं, पर कहीं कहीं पे आप देखोगे कि 75 क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 को भी शो किया गया है, पर वो अभी इम्प्लीमेंट है या नहीं है कुछ दिनों में पता लगेगा, क्योंकि गाइडलाइंस हमेशा चेंज होती रहती है। अभी 50:100 का ही रेशियो है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो डिस्कशन था वो सिलेबस के ऊपर था। ओके, सिलेबस आपको चाहिए तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, और मेरे सारे स्लाइड्स को आप अच्छे से पढ़ो एक बार। मैं इसको चला रहा हूँ इसलिए ताकि आप इसको एक रीकैप कर सको। ओके, कट ऑफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक टारगेट बना के पढ़ाई करनी पड़ती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक बेनिफिट है। ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ये एक चैलेंज भी है, क्योंकि पहले जो हाथ से एग्जामिनेशन होती थी उसमें साथ साथ आप रफ वर्क भी करते जाते थे, अटेंशन होता था बहुत ज़्यादा, आप देखते रहते थे आंसर शीट की तरफ, फोकस आपका वही रहता था। आज कंप्यूटर की तरफ फोकस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आसपास के जो इन्वायरमेंट है वो आप ढक नहीं सकते हो, आप कवर नहीं कर सकते हो, तो आपको ध्यान जो इधर उधर जाना ही है। ओके, पर कुछ ऐसे सेंटर्स ऐसे बने होते हैं जैसे चारों तरफ से पैक रहते हैं वो, और वो केबिन टाइप का बना रहता है, ताकि आपका अटेंशन पूरा 100% आपके सिस्टम के ऊपर रहे। तो आप लकी हो अगर ऐसा सेंटर आपको मिलेगा। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 को अगर आपको टारगेट करना है तो आप मुझे बताइए, मुझे लिखिए। ओके, और मेरे क्लासेस में शामिल होइए। ऑल ओवर इंडिया से मुझे आप मैसेज करिए। इसके बाद भी मैं आपको हिंट दूंगा, काफ़ी सारे लेक्चर्स में लेके आऊँगा। ओके, पर मज़ा तब आएगा जब आप पूरी अच्छे से तैयारी करो, नोट्स लेकर के तैयारी करो। नोट्स के साथ अगर आप पूरी तैयारी करते हो, उसका आपको जो फीस है, जो मेरे जो प्रिपरेशन का जो फीस है वो 2500 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। ओके, और 2 महीने का क्रैश कोर्स मैं आपको कराऊंगा स्टूडेंट्स। ओके, और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल पर 60-70% मार्क्स जो है पेपर 1 में स्कोर कर सकोगे, और पेपर 2 आपका अपना पेपर रहेगा, जो आपका अपना सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। इसके अलावा मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर भी गाइड करूंगा स्टूडेंट्स को। ओके, पेपर 2 के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ से साइन ऑफ करता हूँ। ओके, उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।